अरे यू आर गेटिंग माई वॉइस, गेटिंग माई वॉइस और नॉट? यू आर सेइंग समथिंग। एक्चुअली सर थोड़ा लेट हो रहे हैं तो फिर मैंने सोचा मैं ही क्लास आपकी स्टार्ट कर लेती हूँ, ठीक है? चलो, आई हैव गिवन यू सम होमवर्क, हैव यू डन दैट? वेरी गुड, शो मी। और बाकी उसका फोटो क्लिक करके सेंड इट टू मी। अरे नॉट राइट नाउ, बट सेंड इट टू मी आफ्टरवर्ड्स। लेकिन कंप्लीट कर लिया था तो फिर ग्रुप में ही अपलोड कर देना था। हाँ जस्ट ओके। इन लास्ट क्लास वी हैव डन सम न्यूमेरिकल्स एंड आई हैव गिवन यू सम क्वेश्चन ऑल्सो। और आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें पीछे की तरफ भी आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है बेस्ड ऑन दी सेम टाइप। ओके, क्या बेटा? 5 5 5C मीन्स आई हैव नॉट सेलेक्टेड इट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, आई एम हैविंग ओन न्यूमेरिकल्स, है ना? मेरे पास में जो टेक्स्ट बुक है उसमें न्यूमेरिकल्स हैं, सो आई हैव गिवन यू इट फ्रॉम दैट ओनली। और तुम्हारी जो हाँ ठीक है, और उसके बाद में टेक्स्ट बुक में पीछे जो न्यूमेरिकल्स गिवन है उसको भी कंप्लीट कर लेना, ठीक है? तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा एंड इट विल बी गेट कन्फर्म्ड। नाउ अब देखो हम जो नेक्स्ट करने वाले हैं दैट इज, मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया है, लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है? बट यहाँ पे हम इसका एक बहुत छोटा सा, बहुत स्मॉल सा डेरिवेशन है, उसी को कंप्लीट करने वाले हैं। बेसिकली लीनियर मैग्निफिकेशन वर्ड या फिर ये लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, ठीक है? लीनियर मैग्निफिकेशन यानी कि हमारे पास में जो लेंस है, ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस किया है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली कौन सी डायमेंशन में है? 1 डायमेंशन में है, ठीक है? अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कर रहे हो, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ये हमारे ऑप्टिकल सेंटर, इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर जिसको हम O से डिनोट करते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट जिसको हम कुछ भी नेम देते हैं, लेट्स से दिस इज AB, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है? कॉन्वेक्स लेंस है तो हमारी जो रेज है वो क्या करती हैं? कन्वर्ज होती है। कन्वर्ज मीन्स व्हेन रेज आर कमिंग देन दे मीट एट अ फोकस और पासेस थ्रू अ फोकस। जब कोई भी रे आपकी पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से पास होती है? आपकी फोकस से पास होती है, राइट? एंड वी नीड एटलीस्ट 2 रेज टू गेट अ इमेज। हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की एक इमेज अगर चाहिए तो हमें क्या चाहिए होता है? एटलीस्ट 2 रेज वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। सो 1 रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अनदर रे इज गोइंग पासिंग थ्रू दी फोकस। और आप इसको अगर एक्सटेंड करते हो देन यू आर गेटिंग दी इमेज हेयर। तो आपको इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहाँ पर मिल रही है, ठीक है? ऑब्जेक्ट को हमने अगर A एंड B बोला है तो इसको हम बोल देंगे A डैश एंड B डैश, दिस इज इमेज, ओके? तो अब देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली हमने प्लेस कहाँ पे किया है? हमने अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है प्रिंसिपल एक्सिस पे, एंड दीज प्रिंसिपल एक्सिस इज लाइंग इन 1 डायमेंशन। बेसिकली हमारा जो जो डायग्राम है वो है कैसा? 1 डायमेंशन है, ओके? हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस है या हमारा जो लेंस है उसको हमने प्लेस किया है, एंड यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 1 डायमेंशन में मेंशन्ड है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन कह रहे हैं। तो अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हमारे ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन बाय U।
इमेज का जो डिस्टेंस होता है, अभी हम लास्ट टाइम पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करके निपटे हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा. एंड दिस इज इमेज डिस्टेंस v. v इज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v इज इमेज का डिस्टेंस, राइट. अब देखो यहाँ पे हमने एक और चीज़ कंसिडर किया था. क्या कंसिडर किया था? कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें साइज भी गिवन है क्या. तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की साइज भी गिवन है, दैट इज गिवन बाय HO. हमने इस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को HO बोला, और मैंने आपको बताया था कि कुछ बुक्स में इसको H से भी डिनोट किया हुआ है. एंड दिस इज हाइट ऑफ इमेज, जिसको हमने बोला है HI, एंड बहुत सारी बुक्स में इसको H डैश से भी डिनोट किया हुआ है, राइट. तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक साइज भी है, और ये जो साइज है हमने इस ऑब्जेक्ट को एक प्रिंसिपल एक्सिस पे प्लेस्ड किया है, 1 डायमेंशन में प्रेजेंट है. इसीलिए यहाँ पे जो इस ऑब्जेक्ट की हमें इमेज मिल रही है दैट इज मैग्नीफाइड इमेज. और इसी मैग्नीफाइड इमेज को हमने एक और टर्म हमने यहाँ से ऐड की है इस मैग्नीफाइड इमेज के साथ, दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन. लीनियर मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट इट इज इन 1 डायमेंशन. हमें यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट प्लेस किया है और जो इमेज हमें यहाँ पे मिल रही है, दैट इज ऑल, वेदर इट इज अ साइज, वेदर इट इज अ पोजिशन ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑल दिस इज नोन एज द लीनियर मैग्निफिकेशन. और ये हो गया हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन. और हमारा ये जो वर्ड है मैग्निफिकेशन, ये मैग्निफिकेशन वही चीज़ है, व्हाट इज दैट, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया है वो रिफ्रैक्शन के बाद में कितनी मैग्नीफाइड या कितनी जूम्ड इमेज हमें उसकी मिल रही है. इसको हम स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं. लाइक मान लीजिए कि आई हैव प्लेस्ड 1 स्मॉल पेन हेयर, मैंने यहाँ पे एक स्मॉल पेन रखा है, इसका जो इमेज है वो मुझे यहाँ पर मिला है. सो दिस इज द मैग्नीफाइड इमेज. ये मुझे क्या मिल रही है? मैग्नीफाइड इमेज मिल रही है. मतलब उसकी जो साइज थी उससे ज़्यादा बड़ा उसका इमेज मुझे वहाँ पे मिल रहा है. तो इसका मतलब मेरे पास में m की कुछ वैल्यू होनी चाहिए, और उस m की वैल्यू से ही मैं ये जज कर लूँ कि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनने वाला है वो कैसा होगा. क्या वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, क्या वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, क्या वो ऑब्जेक्ट के बराबर होगा. तो यहाँ पे हमें दी हुई है कुछ m की वैल्यूज़, जिसको आप डायरेक्टली इजीली समझ सकते हो. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं. वी आर डिनोटिंग मैग्निफिकेशन विथ स्मॉल m. ठीक है, मैग्निफिकेशन पता है ना. हाँ, v अपॉन यू, एंड इन द टर्म ऑफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट HI अपॉन HO. उसी को ही हमने किया है, बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो मैग्निफिकेशन है, अगर मैग्निफिकेशन वैल्यू ऑफ m इज ग्रेटर देन 1, अगर हमारी m की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब हमारा जो इमेज है वो कैसा होगा? मैग्नीफाइड इमेज होगा. आप मैग्नीफाइड को बोल सकते हो एनलार्ज इमेज. एनलार्ज यानी कि जो ऑब्जेक्ट आपने प्लेस किया है प्रिंसिपल एक्सिस पे, उससे ज़्यादा बड़ी साइज का उसका इमेज फॉर्म हुआ है. यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि देखो कहीं पे हो सकता है आपकी बुक में वो टेबुलर फॉर्म में गिवन नहीं है, लेकिन कोई दूसरी आप टेक्स्ट बुक जब उठा के देखेंगे तो उसमें इमेज फॉर्मेशन का पूरा हमें एक टेबल फॉर्मेट दिया हुआ है, जिसमें आपको पता होगा कि हमने 4 ऑफ दी थिंग्स वी हैव टेकन, हमने 4 चीज़ें ली थी. एक तो ऑब्जेक्ट की पोजिशन, देन इमेज कहाँ पर बनी, साइज ऑफ द इमेज, एंड फाइनली नेचर ऑफ द इमेज. पता है आपको, कहीं कहीं बुक्स में नेचर के साथ साथ ये भी गिवन है कि यहाँ पे m की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, कहीं पे गिवन है m इज लेस देन 1, कहीं पर गिवन है m इज इक्वल्स टू 1, कहीं पर गिवन है m इज इक्वल्स टू -1, और कहीं पर गिवन है m इज इक्वल्स टू 1. तो कहीं ये जो आपको वैल्यूज़ गिवन है एक्चुअली में वो आपको बता क्या रही है, वो आपको ये बता रही है कि अगर m की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 1 आती है सॉल्व करने पे, जो कि न्यूमेरिकल्स अभी हमने लास्ट क्लास में किए हैं, वहाँ पे कहीं कहीं पे मैग्निफिकेशन भी पूछा जाएगा, और हमने कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स किए हैं जहाँ पे हमने m की वैल्यू कैलकुलेट भी की है. सो इफ़ m इज़ ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब जो इमेज है दैट इज़ एनलार्ज्ड इमेज. इन केस इफ़ m इज़ लेस देन 1, उस केस में हमारी जो इमेज होगी दैट विल बी डिमिनिश्ड. कैसी इमेज होगी उसकी? डिमिनिश्ड उसकी इमेज होने वाली है. इफ m इज इक्वल्स टू 1, बता सकते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? जब हमने ये 2 केस पढ़ लिए तो आप ये बता सकते हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ m इक्वल्स टू 1. लेस क्यों होगा? हमने बोला कि m की वैल्यू ग्रेटर है तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो एनलार्ज है.
हमने बोला कि m की वैल्यू लेस है, लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड इमेज है। हम बोल रहे हैं m इक्वल्स टू 1 है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट एंड इमेज की साइज जो है वो इक्वल है। सिंपल, समझ आया? नाउ वन थिंग मोर, एक चीज और ध्यान रखिए, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि m की वैल्यू कभी कभी वो बोलता है कि नेगेटिव भी है। m की वैल्यू इज नेगेटिव। m की वैल्यू नेगेटिव कौन से केस में हो सकती है? यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा है कि हमने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन इसकी जो इमेज फॉर्म हुई है वो कहाँ पे हुई है? बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। जब हमने 2 क्लास पहले साइन कन्वेंशन स्टडी किया था, वहाँ हमने एक चीज और स्टडी किया था, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारा पॉजिटिव होगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर प्लेस है तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आपने प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो रखा है तो आपकी HO यानी हाइट ऑफ द इमेज क्या हो जाएगी? नेगेटिव। लेकिन 99.9% केसेस में हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के अबव ही रखते हैं, इसीलिए HO हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहता है। अंडरस्टूड? उसके बाद में हम बात कर रहे हैं, अब ये जो हमने इमेज हमने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया है प्रिंसिपल एक्सिस पे, यहाँ पे देखिए इसकी जो इमेज है वो 2 केसेस फॉर्म करती है। कौन कौन से फॉर्म करती है? कभी हमारा जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी फॉर्म होता है एंड कई बार उसी की इमेज हमारे बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस भी होती है। यस और नो? ठीक है, ये मैंने आपको जो हमने 6 केसेस स्टडी किए थे कॉन्वेक्स लेंस के केस में, उस केसेस में फर्स्ट 4 केसेस में हमारी जो इमेज थी वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म हुई थी एंड लास्ट 2 केसेस जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस किया था, उस केस में हमारी जो लास्ट की 2 इमेजेस थी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट थी। इसका मतलब ये है कि इमेज जो है वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस ही फॉर्म हो रही थी। तो अगर हमारा जो इमेज है वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म हो रहा है देन m की वैल्यू हमारी होगी पॉजिटिव, एंड अगर हमारी m की वैल्यू नेगेटिव है या फिर आप ये बोल सकते हो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म हुई है देन वैल्यू ऑफ m इज नेगेटिव। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज अगर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म होती है तो m की वैल्यू नेगेटिव होती है। इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। समझ आई बात अच्छे से? ठीक है, तो आप ये वाली चीज को नोट कर सकते हो, नोट इट डाउन इन योर कॉपी, दिस वन एंड दिस वन। और राइट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, है ना? यहाँ मैंने जो एक्सप्लेन किया है आपको, इसकी स्टेटमेंट अगर आप अपने वर्ड्स में कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज फिर यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ योर बुक। हाँ, इसके साथ में हम एक छोटी सी डेरिवेशन करेंगे। मैंने आपको सिर्फ m की वैल्यूज दी है, नहीं बहुत बड़ी नहीं है, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, सिर्फ 2 और 3 बस इतनी ही लाइंस में कंप्लीट हो जाएगी। डन? नाउ मुझे बस ये समझ नहीं आया कि एम पॉजिटिव मतलब वो क्या है? क्या एम जब कोई पॉजिटिव वाली स्टेटमेंट की बात करते हैं, क्या जैसे हमने ना लिखा है ना एम इज माइनस आई टी। वो उसी के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं हम लोग अभी। नाउ लुक हियर, हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस है ना? रिप्लाई करते रहना यस यस करके। कॉन्वेक्स लेंस है या नहीं ये बता दो पहले, सबसे पहले। तो कॉन्केव लेंस कैसा होता है फिर? ड्रॉ करके दिखाना मुझे जरा, कैसे ड्रॉ करेंगे कॉन्केव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस? कॉन्वेक्स लेंस मैम ऐसा कुछ होता है थोड़ा सा। ये लेंस कौन सी है ये बता सकते हो मुझे? ये जो मैंने लेंस ड्रॉ किया है कौन सी लेंस है ये? कॉन्केव लेंस ड्रॉ करके दिखाओ कॉपी में फटाफट से। और उसमें ऑप्टिकल सेंटर भी मार्क कर देना। ऑप्टिकल सेंटर नहीं होता लेंस के अंदर?
वेरी गुड। ये सच में लेंस है? मैम ऐसा नहीं होता है ना, मैं ऐसे खास तौर पर नहीं। यू डोंट नीड टू बी, उसके लिए ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल लेंस बनाने के लिए यू डोंट नीड टू बी एन आर्टिस्ट। तुम्हें आर्टिस्ट बनने की उसमें ज़रूरत नहीं है, बट इट शुड बी करेक्ट इन डायग्राम। एग्जाम में आ गया तो ऐसे ड्रॉ करोगे? कहाँ सही है? इट शुड बी थिन एट द मिडिल एंड थिक एट द एजेस। ऊपर से ऐसे, ये ऐसे नहीं, दोनों साइड से इक्वल जाएगा ना। अरे वाई यू आर टेकिंग नेम अगेन एंड अगेन? वो तुम्हें खुद को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इतना सा प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। सारा टाइम तो बालों को तुम ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते रहते हो कि मैं कैसे ना कैसे उनको खींच के और लंबा कर लूँ। एवरी टाइम योर हैंड्स आर इन योर हेयर्स ओनली। तो इसका प्रैक्टिस नहीं हो सकता है? वो चीज़ मुझे डिस्टर्ब नहीं करती। When you are putting your hands in your hairs, it is not disturbing me. The thing is, you have to practice this. ये तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। Which lens is this? हाँ, मैं कंफ्यूज करती हूँ तुम्हें, और ये मैं खुद से करती हूँ जानबूझ के, इसलिए कि तुम्हें ध्यान रहे। तुम भूल जाते हो। नाउ लुक हियर, कॉन्वेक्स लेंस। ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी गुड। ऑप्टिकल सेंटर कहाँ बनाऊँ? मैम वो ज्योमेट्रिक, मैम प्रिंसिपल लाइन जो उसके बीच में ना। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर। थैंक गॉड। चलिए कोई बात नहीं। वी आर प्लेसिंग वन ऑब्जेक्ट हेयर। हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। ठीक। रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये है हमारा फोकस F1, दिस इज फोकस F2। तो जो रे हमारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, इट विल गो और इट विल पास थ्रू दी फोकस। एंड एक रे जो है हम पास करेंगे कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से। तो इट विल गो लाइक दिस विदाउट एनी डेविएशन। तो ये जो दोनों रेज हैं वो आपकी जहाँ पे मीट करेंगी, वहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज आपको मिलेगी, ठीक है। लेट्स से हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमने बोला A B, ठीक है। इमेज जो फॉर्म हुआ दैट इज A' B'। समझ आया? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से कितना होता है? वेरी गुड, दिस इज U। और इमेज का व्यू होता है। वेरी गुड। Height of the object is given by HO. Height of the image is given by HI. ओके, हम यहाँ पे जो डेरिवेशन कर रहे हैं, बेसिकली हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है कि m इक्वल्स टू V अपॉन U इज इक्वल्स टू HI अपॉन HO। हमारा जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है दैट वी आर ओनली डूइंग इट, ये है हमारा इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट एंड m इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या m इक्वल्स टू v अपॉन u। बेसिकली हम इसी चीज़ को यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। देखो यहाँ पे जो हमने रेज ड्रॉ की हैं, ये हमारे जो रे डायग्राम, हमने 3 रे डायग्राम स्टडी किए थे, उन्हीं के बेसिस पे हमने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म किया है। रे डायग्राम नंबर 1 जो ये बोलता है कि अगर कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो फोकस से पास होती है। रे डायग्राम नंबर 2, कोई भी रे अगर आप इंसिडेंट करवाते हैं फोकस से, देन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रे डायग्राम नंबर 3, व्हेन you are incidenting any of the ray to the optical center, then it will go straight without any deviation। यहाँ पे हमने उनमें से कोई 2 रे ली हैं। कौन कौन सी ली हैं? वन इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passing through the focus and one is passing through the optical center without any deviation। ये इस पॉइंट पर आकर मीट कर रही हैं और जिस पॉइंट पर वो मीट करती है वहीं हमें ऑब्जेक्ट की इमेज मिलती है। तो हम यहाँ पे सिर्फ देखकर ये बता सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया है इसकी एक मैग्नीफाइड इमेज हमें यहाँ पर मिल रही है। बेसिकली वैल्यू ऑफ m
इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर है? 1, एंड m इज ग्रेटर, और यहाँ पे 1 तो है ही, प्लस m की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव भी है। क्यों? क्योंकि हमारी जो इमेज है वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म हुई है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे a, b एंड o, क्या यहाँ पे आपको कोई भी ट्रायंगल नजर आ रहा है ना? ठीक है, एक एंगल ये फॉर्म हो गया। नाउ लुक हियर, इस ऑप्टिकल सेंटर से क्या एक ट्रायंगल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है? ठीक है। नाउ सेकंड थिंग, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे, राइट? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस इज 90 डिग्री एंगल और ये है हमारा 90 डिग्री एंगल। सो टू ऑफ द एंगल्स आर इक्वल। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होने की वजह से ये दोनों एंगल्स, मतलब दिस इज ट्रायंगल नंबर 1, दिस इज ट्रायंगल नंबर 2, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की वजह से जो वैल्यू इस एंगल की है या इस ट्रायंगल के इस एंगल की है सॉरी, उसी वही वैल्यू किसकी? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से इसकी भी हो जाएगी। लेट्स से दिस इज अल्फा, देन इट इज आल्सो अल्फा। दिस इज 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। सो अगर ट्रायंगल के अंदर हमारे जो दो एंगल्स है उसकी वैल्यू गिवन है, देन यू कैन फाइंड दी थर्ड वन। और दो सिमिलर ट्रायंगल्स में हमारे पास में ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये 90 है, ये 90 है, तो थर्ड एंगल जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अब हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों एंगल्स का जो भी वैल्यू है उसको रेशियोज में लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे? इधर देखिए, हमेशा हम सबसे पहले वैल्यू किसकी लिखते हैं? इमेज की वैल्यू लिखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इमेज, क्या लिखेंगे? a डैश b डैश अपॉन एंगल के सामने वाली हाइट, इस एंगल के सामने वाली हाइट, सो इट विल बी a डैश b डैश अपॉन a b इज इक्वल्स टू, इसको देखो हम ये लिख सकते हैं ना, ओ बी, दिस इज ओ बी डैश, क्योंकि पहले इमेज के लिए लिख रहे हैं तो हम लिख देंगे यहाँ पे ओ बी डैश, ओ डैश नहीं, ओ बी डैश, हाँ, क्योंकि हम तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से दो को इक्वल करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे जो जो वैल्यूज गिवन है वो हमें यहाँ पे पुट करना है, इसलिए वी हैव टेकन दिस ए बी एंड ए बी एंड ए डैश बी डैश। यहाँ पे हमने लिया है ओ बी एंड यहाँ पे हमने लिया है ओ बी डैश, बिकॉज इन्हीं की वैल्यू हमारे पास में गिवन है। अभी हम वैल्यू पुट करेंगे तो यू विल गेट टू नो द आंसर, ओ बी डैश एंड दिस विल बी ओ बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि a डैश एंड b डैश, अब ये a डैश एंड b डैश बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइट ऑफ द इमेज, यस और नो? तो एट द प्लेस ऑफ a डैश b डैश वी विल राइट एच आई, राइट? उसके बाद में अब देखिए ए बी, व्हाट ए बी इज रिप्रेजेंटिंग? बेसिकली इट इज रिप्रेजेंटिंग हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो इट इज गिवन बाय एच ओ, राइट? नाउ ओ बी डैश, ओ बी डैश इज व्हाट? ओ बी डैश इट इज इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हमने किससे डिनोट किया है? v से, राइट? अरे से यस और नो? हाँ, सो ओ बी डैश इज v, तो वी कैन राइट इंस्टेड ऑफ ओ बी डैश v, एंड ओ बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ओ बी इज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दैट इज गिवन बाय u, सो इट इज u। तो ये इतनी ही डेरिवेशन है फ्रॉम दीज टू ट्रायंगल। ये दो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हमने क्या किया है? ओनली वी हैव रिटन द रेशियोज ऑफ टू ऑफ द ट्रायंगल्स, एंड यहाँ पे इन ट्रायंगल्स की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे पुट किया है। तो बेसिकली मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग एच आई अपॉन एच ओ प्लस वी अपॉन यू, राइट? नोटेड डाउन, ये पूरा रे डायग्राम ड्रॉ करो, दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स को थोड़ा सा हाईलाइट करो, राइट डाउन दीज थिंग्स एंड
m इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ वी अपॉन यू. नोट इट डाउन, करो जल्दी से. मैम तो इसके बाद केमिस्ट्री है नहीं है? हाँ, मैंने सर को हुआ था बस टाइम की वजह से. सर को हो सकता है किसी क्लास में थोड़ा टाइम लग रहा होगा, तो कोई बात नहीं, वो अभी ले लेंगे. और मैंने सोचा मैं पहले ले लेती हूँ, कोई बात ही नहीं है उसमें. चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं. नोट इट डाउन. अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज. लिखना स्टार्ट करो. अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज 16 सेंटीमीटर लॉन्ग. 16 सेंटीमीटर लॉन्ग, ध्यान रखना कि वो डेटा में आपको क्या दे रहा है. 16 सेंटीमीटर लॉन्ग of an object 4 centimeter long. Of an object 4 centimeter long kept at a distance, kept at a distance, kept at a distance 6 centimeter from the lens. Kept at a distance 6 centimeter from the lens. ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है जो मैं लास्ट में अभी आपको बता रही हूँ. द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज आर, the object and the image are on the same side of lens. The object and the image are on same side of the lens. तो अगर इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही साइड पे है तो फिर व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज, बता सकते हो? इरेक्ट एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट. जब इमेज एंड ऑब्जेक्ट दोनों वन साइड पे होते हैं तो हमारी जो इमेज होती है वो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, राइट? चलो, ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था जो हमने ओरली किया है. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज. सेकंड लिखिए, फाइंड पोजीशन ऑफ द इमेज एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस. फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, find the position of image and focal length of lens. Focal length of lens. Start solving it.
ऑब्जेक्ट का साइज इज 16, नहीं, ऑब्जेक्ट का हाइट इज 16 सेंटीमीटर, इमेज का साइज इज 16 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज इज 4 सेंटीमीटर। साइज मतलब समझ रहे हो ना, हाइट की बात हो रही है यहाँ पे। अरे कर रहे हो या नहीं? यहाँ मैं सोच रहा हूँ करना कैसे, एक सेकंड मैम, ये सेकंड इज देयर हाइट ऑल्सो हियर? हाँ, देखो मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज 16 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब उसने क्या बोला है, 16 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो लॉन्ग का मतलब ये होता है कि उसने आपको साइज गिवन है। सो बेसिकली इट इज हाइट ऑफ इमेज दैट इज 16 सेंटीमीटर। एंड सेकेंडली उसने बोला है लॉन्ग ऑफ एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर कैप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे आपको u ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन से आपको पता करना पड़ेगा। डू इट। लिसन, इसको सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड कर लो। A convex lens forms an image 16 इमेज, centimeter ठीक है, इमेज का साइज है 16 सेंटीमीटर। आगे कंटिन्यू करो। of an object from 4 centimeter long kept at a ऑब्जेक्ट की साइज 4 सेंटीमीटर और इसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उसने बोला है कितना, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो पूछ रहा है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ये ढूंढना है ना मुझे। यू एंड एफ ऑल्सो, स्मॉल एफ। हाँ मैम, तो एक सेकंड फॉर्मूला क्या था मेरे, एक तो मेरा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 प्लस वी माइनस 1 अपॉन यू था, और एक था एम वी अपॉन यू। तो मैम कुछ ऐसा, एक सेकंड ये वाला यूज कर लेते हैं कुछ और। देखो जो फॉर्मूला आपने लेंस फॉर्मूला जो अभी यहाँ पे आपने मेंशन किया है ना, उसके अंदर आपको f की वैल्यू की भी नीड होगी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन खुद इटसेल्फ इट इज आस्किंग फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल f। तो स्मॉल f की वैल्यू आपके पास में नहीं है। तो अब बताओ कि कौन सा तरीका है जहाँ से आप v या f की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब u या f की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। मैम ए डैश बी डैश वगैरह सब मेरे को। हाँ बट दिस इज डेरिवेशन, डेरिवेशन पे मत जाओ। यू आर हैविंग दिस फॉर्मूला ना, मैग्निफिकेशन एच आई अपॉन एच ओ इक्वल्स टू वी अपॉन यू। यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है एंड इमेज की डिस्टेंस गिवन है। यू ही तो फाइंड आउट करना, यहाँ पे वैल्यू पुट करके यू फाइंड आउट करो। मैम तो बेसिकली 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस। मैम ये कौन सा लेंस है अपना, बताओ तो पहले। अरे दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, बट मैं ये लेकिन मैम कॉन्वेक्स में तो नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव क्या कॉन्वेक्स में नेगेटिव होता है ना। क्या लेना है, एफ की वैल्यू? नहीं नहीं, वो यू की वैल्यू नेगेटिव होती है ना। हाँ यू की वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी। तो ये सॉल्व करने के बाद में आपके पास में यू की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी। हाँ तो 1/16 माइनस 1 अपॉन इसका कैंसिल 4 है ना, तो माइनस 4 कैंसिल हो वी जाएगा। वी फाइंड आउट करना है ना आपको, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो गिवन है। मैम एक सेकंड, वी ढूंढना है ना, तो मैम फिर एफ ढूंढना नहीं है हमें, और वी को नहीं कहाँ एफ भी, सुनो मेरी बात, हमें एफ भी फाइंड आउट करना है, लेकिन आप लेंस फॉर्मूला से एफ को फाइंड आउट नहीं कर पाओगे क्योंकि वहां पे वी भी मिसिंग है। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, इधर देखो, लेंस फॉर्मूला हमारे पास 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू होता है। आपके पास में वी भी नहीं है, आपके पास एफ भी नहीं है, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। एफ भी नहीं है, क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द फोकल लेंथ, साथ में वो वी भी पूछ रहा है, आपके पास में दोनों वैल्यू नहीं है, तो आप इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो अब हमने क्या किया, हमने एच आई अपॉन एच ओ इक्वल्स टू वी अपॉन यू, इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, पुट करो तो v की वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे तो यहाँ v की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ u की वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ v की वैल्यू पुट कीजिए एंड यू विल गेट दी वैल्यू ऑफ f। ठीक है, तो अब मैम एच आर नहीं, एक सेकंड मैम, बेटा में एच ओ और एच आर तो दिया हुआ है ना। हाँ तो यहाँ पुट कर दो, u भी मैम गिवन है ऊपर यहाँ। मैम है तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस, नहीं हाँ, तो तुमने 1 अपॉन एफ कैसे कर लिया, हम तो पहले यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ये इक्वल नहीं है मुझे, अच्छा मैं कुछ और कर, सॉरी सॉरी सॉरी।
वही कह रही हूँ मैं, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो। हाँ पर यू क्या दिया था तुम्हें वापस? 6 सेंटीमीटर, तो यू की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ध्यान रखना यू को हमेशा पॉजिटिव ले लेते हो आप, यू माइनस होगा। -6, अच्छा तो ये तो 4 हो गया, और ये इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी? -24 सेंटीमीटर। वेरी गुड। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ। मैम एफ इज इक्वल टू 24/7। 24/7। एफ इज 8 सेंटीमीटर। मैम ये तो नहीं आता एक्चुअली। देखो 1/f इक्वल्स टू वी की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है -24 सेंटीमीटर, और यू की वैल्यू भी -6 सेंटीमीटर है, और फॉर्मूला के अंदर इट सेल्फ माइनस इज गिवन। बेसिकली ये है आपका 1/f इक्वल्स टू 1/-24 देन -1/-6। ये लिखा है क्या? अगर ये लिखा है तो सही आएगा, अगर ये नहीं लिखा तो रॉन्ग आंसर है। यही लिखा है, फिर भी रॉन्ग हो गया? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। एलसीएम लेके सॉल्व करो इसे आगे। हाँ, ट्राई अगेन। -6। हम्म। हाँ एफ इज इक्वल टू। कितना हुआ? एफ इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास और सिंपल माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग ग्लास और सिंपल माइक्रोस्कोप, बेसिकली आप जानते होंगे कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। माइक्रोस्कोप हमारे पास में एक साइंटिफिक डिवाइस है जो किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट, यानी कि हम उसको अपनी नेक्ड आई से देख पा रहे हैं, बट वी आर नॉट गेटिंग द क्लियर इमेज ऑफ इट। हम चाहते हैं कि वो हमें बिल्कुल क्लियर नजर आए। लेट्स से कि मेरे पास में ये पेन है एंड वेरी स्मॉल लेटर्स आर रिटन ऑन इट, एंड मेरी नेक्ड आई से वो मुझे विजिबल है, बट आई एम नॉट गेटिंग व्हाट इज रिटन ऑन दिस पेन। सो फॉर दैट आई कैन यूज माइक्रोस्कोप। मतलब बेसिकली ऐसे ऑब्जेक्ट जो बहुत स्मॉल इन साइज हैं, मुझे अपनी नेक्ड आई से दिखेंगे, लेकिन वो उसका मैं एक जूम इफेक्ट या उसका एक क्लियर इमेज मैं देखना चाहती हूँ। सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास। बेसिकली आप अपने जो डेली लाइफ है उसमें आपने मैग्नीफाइंग ग्लास को ऑब्जर्व भी किया होगा। ऐसा कुछ हैंडल लाइक उसमें एक स्ट्रक्चर होता है, देन उसके अंदर यहाँ पे लेंस लगा होता है। सो बेसिकली दोज हु आर ओल्ड एज पीपल, वो लोग इसको यूज करते हैं फॉर रीडिंग बुक्स और रीडिंग न्यूज़पेपर्स। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास, क्योंकि वर्ड अपने आप में ही हमें क्या बता रहा है, देखिए वर्ड हमें अपने आप में एक चीज बता रहा है, मैग्नीफाइंग। मैग्नीफाइंग मतलब ये है कि हमारा जो भी स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसका एक मैग्नीफाइड इमेज, यानी कि उसका एक बड़ा इमेज हमें यहाँ पर मिलने वाला है। बट वो डायरेक्टली तो हमें मिलेगा नहीं, वी हैव टू यूज सम लेंस, क्योंकि रिफ्रैक्शन के प्रोसेस में ही आपका लेंस यूज हो रहा है। तो मैग्नीफाइंग लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास की अगर आप बात कर रहे हो, देन बेसिकली वी आर यूजिंग लेंस। तो हम यहाँ पे लेंस की बात कर रहे हैं, और लेंस भी कौन सा लेंस हम यूज करेंगे, जो हमें उस ऑब्जेक्ट की एक मैग्नीफाइड इमेज, यानी कि वो हमें स्मॉल लेटर्स को बिग करके एंड उसका एक क्लियर इमेज हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और सिंपल माइक्रोस्कोप, या हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा जो माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप, वो हमारा एक साइंटिफिक डिवाइस होता है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की एक जूम इमेज या मैग्नीफाइड इमेज देता है। तो यहाँ पे हम इसको बार बार सिंपल माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं, और वी आर यूजिंग टर्म सिंपल माइक्रोस्कोप। सो इज देयर एनी अदर माइक्रोस्कोप ऑल्सो अदर देन द सिंपल माइक्रोस्कोप? तो होता है, वी आर हैविंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। वी आर हैविंग
two type of microscope. First is simple and second is compound microscope. So what do you mean by the कंपाउंड माइक्रोस्कोप? बेसिकली देखो, हम जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दी जर्म्स इन आवर हैंड्स और वायरसेस और बैक्टीरियाज, जो कि हम अपनी नॉर्मल नेक्ड आई से नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है. एंड इफ यू वांट टू व्यू दैट ऑब्जेक्ट, वो व्यू दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो बेसिकली वी नीड कंपाउंड माइक्रोस्कोप. उस केस में हमें किसकी नीड होती है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की नीड होती है. सो देयर आर टू टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप. फर्स्ट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें नेक्ड आई से विजिबल होते हैं, बट उनका एक जूम व्यू या उसकी क्लियर इमेज के लिए हम सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करेंगे, देन वी विल गेट द व्यूड इमेज ऑफ इट. अदर देन दैट, अगर हम कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स को देखना चाहते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम व्यू करना चाहते हैं, देन वी नीड टू हैव कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो बेसिकली इन दोनों का जो जनरल फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है? दे आर गिविंग दी जूम्ड इफेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज ऑफ दी ऑब्जेक्ट, ठीक है. अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, ठीक है. तो बेसिकली ये हो गया हमारे पास में, इट गिव्स magnified image of an object, ठीक है. सेकंड थिंग, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि हम लेंस यूज कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे बहुत सारे लेंस यूज होंगे? नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही लेंस होता है. मतलब बेसिकली वी आर यूजिंग ओनली बाय फोकस, बाय कॉन्वेक्स लेंस इन दिस माइक्रोस्कोप. क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है? कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है? जितनी भी रेज उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, हाँ, लेंस के ऊपर जा रही है, उसकी एक मैग्नीफाइड इमेज हमें दे रहा है. लेकिन एक चीज बताओ, हाँ, लेकिन एक चीज बताओ, हमें तो ये पता है जनरल टर्म्स में, अगर मैं जीके के पेपर में आपको ये क्वेश्चन देती हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय द माइक्रोस्कोप, तो वहाँ पे जो भी आपका ऑप्शन होगा जो आपको ये बता रहा है कि वो एक मैग्नीफाइड इमेज देता है, सिंपली यू आर गोइंग टू टेक ओवर दैट. लेकिन अब हम यहाँ पे फिजिक्स में इतना डिटेल में जाकर ऑब्जेक्ट और इमेजेस को स्टडी कर रहे हैं, तो क्या सिंपली बस हमें यही जानना था कि माइक्रोस्कोप से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाई करके देख पा रहे हैं? नो, बेसिकली बिकॉज वी आर स्टडिंग रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन में हम ये देख रहे हैं कि रिफ्रैक्शन का प्रोसेस लेंसेज में भी अकर होता है. तो ये जो लेंस है, हम यहाँ पे कौन सा लेंस यूज करने वाले हैं? वी आर यूजिंग बाय कॉन्वेक्स लेंस. यानी कि जब आप इस डिवाइस को स्टडी करोगे या आप इस डिवाइस को ऑब्जर्व करोगे, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लेंस लगा होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं होता है. एंड ये जो सिंगल लेंस होता है, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस. और ये जो आपका सिंगल लेंस यहाँ पे आपने इंस्टॉल किया है, बेसिकली वो क्या होता है? सिंगल लेंस होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है. थर्ड थिंग, हमने बोला कि हमने जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया है उसकी मैग्नीफाइड इमेज दे रहा है. अगर आपको ध्यान हो, तो जब हमने कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशंस पढ़े थे, तो हमारा केस स्टार्ट हुआ था जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस किया था. तब हमें उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो क्या मिल रही थी, बता सकते हो? मैंने आपको कहा था इमेज फॉर्मेशन का कभी भी आपका डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बहुत कम आता है, वो बेसिकली आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ही सब चीज पूछ लेता है. तो दिस इज द वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड टू यू कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, व्हाट विल बी द साइज ऑफ द इमेज? बताओ जल्दी से. वहाँ turn your pages and find out the image formation diagram number 1 when object is placed at infinity. What will be the size of image? जल्दी बताओ. पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट दिख रहा है? वो तुमने नहीं लिखा होगा इसलिए दिखेगा भी नहीं. डायग्राम ड्रॉ करके फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ, देख लेना. ऑब्जेक्ट को अगर हम इन्फिनिटी पे रखते हैं, देन रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड मीटिंग एट द फोकस. तो वो जो सारी रेज हैं वो फोकस पर आकर मीट करती हैं, ठीक है. तो इस केस में जो इमेज हमें मिलती है वो होती है पॉइंट साइज इमेज. अब एक चीज बताओ, मैं यही तुमसे ही पूछूंगी, जब हमें यहाँ पे पॉइंट साइज इमेज मिली है, तो हमने यहाँ पे माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस क्यों यूज कर लिया? मैं बोल रही हूँ कि माइक्रोस्कोप के अंदर
हम बोल रहे हैं कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो एक हमें क्लियर इमेज प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि कॉन्वेक्स लेंस तो पॉइंट साइज इमेज प्रोवाइड कर रहा है, तो हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस को क्यों यूज किया है? मैम क्योंकि वहाँ पे अगर देखा जाए वहाँ उसमें लाइक साइज जो इंफिनिटी पे प्लेस हुआ वो ऑब्जेक्ट से भी छोटा दिख रहा है, तो अगर हम माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन से होती छोटा तो उससे छोटा देखे तो हम दिखेगी नहीं। तो फिर हमने कॉन्वेक्स लेंस क्यों यूज किया? मैंने अभी आपको यहाँ पे लिखा है कि बाय कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं फिर? तो क्या हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर दें? कहाँ रखेंगे? मैम हम उसको रख सकते हैं मैम, एक सेकेंड मैम, हम उसको 2F पे रख सकते हैं, हम उसको आई गेस 3F पे रख सकते हैं, कहाँ है 3F? कहाँ है प्रिंसिपल एक्सिस पे? वो थोड़ा मूव होगा मैम। यहाँ पे कोई 3F नहीं होता है, मैम अगर 2F मैम इक्वल है तो 3F तो होगा ही होगा। लेकिन वहां तक हमें जाना ही नहीं है ना। हम 3F पे क्यों पहुंच गए? हम बेसिकली इन्फिनिटी से बात करते हैं। आप तो मुझे ये बता दो, ठीक है मैं बोल रही हूँ कि हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, मैंने आपको ये भी बता दिया कि हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेंगे जिसकी वजह से हमें एक मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। अब आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूँ कि उसकी एक मैग्नीफाइड इमेज यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ी साइज की इमेज मुझे मिल जाए। इमेज फॉर्मेशन में इसका आंसर गिवन है, 6 डायग्राम को सिर्फ अपनी आंखों से देखकर और मुझे बता दो कि ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रखूँ। मैम कहाँ पे उसको रखे जिससे वो बड़ी लगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट से बिगर इमेज चाहिए, ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रखूँ? हाँ सर कॉन्वेक्स में नहीं, सॉरी कॉन्केव में नहीं यूज कर सकते। मिरर तो हम पढ़ ही नहीं रहे, हम तो लेंस पढ़ रहे हैं, तुम तो आंसर ही गलत दे रहे हो। मैम आई गेस उसको लाइक मिरर और फोकस के बीच में मिरर कहाँ है? सॉरी लेंस, लाइक लेंस का लाइक वो सेंटर और उसके बीच में हाँ वो जो एफ एफ वर्ड वो नहीं लिखा उसके बीच में। क्या बताओ, अच्छे से बताओ, वहाँ सारी टर्म्स मेंशन है जब हमने इमेज फॉर्मेशन किया है। टेल मी प्रॉपरली। मैम मैं कह रहा हूँ बेसिकली बिटवीन इंफिनिटी एंड नहीं, बिटवीन इंफिनिटी एंड टू नहीं 2F और F1 के बीच में। आप कह रहे हो कि आप ये, चलो मैं बताती हूँ, ये आपका 2F, ये आपका F, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूँ बताओ? कौन से बीच में? इन्फिनिटी और 2F के बीच में। नहीं मैम 2F और F के बीच में। 2F और F के बीच में रखेंगे तब भी हमारी ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो थोड़ी सी ही बड़ी हो रही है, थोड़ी ओनली। और सोचो थोड़ा सा, जब इतना पहुंच गए तो थोड़ा और सोच लो। अब आई गेस F के थोड़ा आगे। वेरी गुड। ये तुम सिर्फ गैस कर रहे हो, लेकिन फिर भी वेरी गुड इसलिए बोला है कि हाँ तुम आंसर तक कैसे भी पहुंच गए और पहुंच गए हो। यू हैव टू प्लेस ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। लास्ट के जो दो केसेस थे, कौन कौन से केसेस थे? आपने ऑब्जेक्ट को रखा था फोकस पे, तो यू आर गेटिंग द मैग्नीफाइड इमेज। एंड सेकेंडली जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा था फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, देन यू वर गेटिंग द मैग्नीफाइड इमेज। बेसिकली वो दोनों इमेजेस हमने बैक प्रेस कर कर यहाँ पे बनाया था, यानी जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड पे इमेज फॉर्म हुआ था, एंड जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखते हैं उसी साइड इमेज फॉर्म होता है। तो नेचर ऑफ द इमेज होता है आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट वहाँ पे इमेज फॉर्म होता है, नेचर होता है इसका, ठीक है। और वर्चुअल इरेक्ट का मतलब यही है कि हमारा जो इमेज है उसको हम स्क्रीन पे नहीं ले पाएंगे बेसिकली। तो यहाँ पे हमने बाय कॉन्वेक्स लेंस को इसीलिए लिया है क्योंकि हमें एक मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, प्लस आप जिस ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहे हो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपकी कहाँ पर होनी चाहिए? ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा होना चाहिए, तभी जाकर आप उस ऑब्जेक्ट की एक मैग्नीफाइड इमेज देख सकते हो। मतलब मैग्नीफाइड यानी कि लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइज इतनी, इसकी इमेज इतनी, समझ गए? एक वर्ड हम यहाँ पे यूज करते हैं, कौन सा वर्ड यूज करते हैं? चलो पहले इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। बेसिकली सिंपल माइक्रोस्कोप या जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, इस एक मिनट को, इसका कुछ एप्लीकेशन भी है क्या?
इसको बेसिकली हम लोग टेलीस्कोप में यूज़ करते हैं, कैमराज में यूज़ करते हैं, ठीक है। प्लस हम अपनी आईज के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। आईज के केस में कब यूज़ करते हैं, देखो हमारी जो आईज है इस इटसेल्फ इसके अंदर एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो हम कोई भी जब ऑब्जेक्ट देखते हैं तो सारी रेस कन्वर्ज होकर क्या होती है, रेटिना पे जाकर मीट करती हैं एंड उस पॉइंट पे हमारी बनती है उस ऑब्जेक्ट की इमेज। लाइक मान लीजिए कि मेरे सामने कंप्यूटर या ये जो स्क्रीन रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से रेज जो है वो इंसिडेंस हुई है आइस के अंदर। आइस के अंदर जो रेज एंटर हुई है वो कहाँ पर जाकर गिर रही है, हमारी आइस के अंदर होता है कॉन्वेक्स लेंस, उस लेंस पे जाएगी, कॉन्वेक्स लेंस सारी रेज को क्या करेगा, मीट करेगा एक सिंगल पॉइंट पे, एंड वो जो सिंगल पॉइंट पे मीट करेगा इट इज़ मीटिंग एट द रेटिना, वो रेटिना पर जाकर मीट करती है, तब जाके क्या होता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट, जो सामने ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज हमें हमारी आइस के अंदर या हमारे ब्रेन को मिलती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम अपनी आइस के अंदर ऑलरेडी मतलब नेचुरली इंस्टॉल्ड हमारे पास लेंस है, प्लस इफ वी आर सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, सॉरी हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, अगर हमें हाइपरमेट्रोपिया हुआ है तो उस केस में क्या होता है, हमें पास की चीज़ें साफ नज़र नहीं आती है, मतलब हाइपरमेट्रोपिया इज फार साइटेडनेस, इसका दूसरा नाम होता है फार साइटेडनेस, ठीक है। इस केस में क्या होता है, हमें दूर का तो क्लियर नज़र, हाँ, तो इस केस में हम जो लेंस यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है हमारे पास, कॉन्वेक्स लेंस। तो बेसिकली अगर हमारी आइस के अंदर डिफेक्ट है, इफ वी आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया देन वी हैव टू यूज़ कॉन्वेक्स लेंस, तो हमें वहाँ पे कौन सा लेंस यूज़ करना होता है, समझ आ गई बात। तो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब कि मैग्नीफाइंग पावर या जो मैग्निफिकेशन हम बोल रहे हैं इसका बेसिक एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मैग्नीफाई करके देख पा रहे हो। यहाँ पे भी देखो हमने एक वर्ड लिखा है टेलीस्कोप, टेलीस्कोप बेसिकली क्या करता है, स्टार्स या कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो हमारे स्काई में विजिबल है हम उसका एक जूम इफेक्ट देखने के लिए इसको यूज़ करते हैं। कैमरा, कैमरा में लेंस लगा होता है, फ्रंट में आगे की तरफ लेंस लगा होता है, तो इट इज़ ईजी टू कैप्चर दी इमेज ऑफ दी ऑब्जेक्ट्स, जो सामने जो भी ऑब्जेक्ट रखे हैं उसकी इमेज को कैप्चर करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। हमारी आइज़ के अंदर ऑलरेडी जो इंस्टॉल्ड है वहाँ पे भी वो क्या कर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज हमें प्रोवाइड कर रहा है। हाइपरमेट्रोपिया, हमारी आइज़ में डिफेक्ट हो गया, हमें दूर का साफ दिख रहा है लेकिन पास का क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, देन वी हैव टू यूज़ कॉन्वेक्स लेंस। और हमारा जो कॉमन क्या बोलते हैं उसको, नियर पॉइंट, हमारा जो नियर पॉइंट ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है हमारा नियर पॉइंट बता सकते हो, मतलब वो मिनिमम पॉइंट जिस पे हमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र आता है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ दैट, क्या कितना डिस्टेंस है वो बताओ मुझे। नाम किस में है? हम अपनी आइज़ के लिए ही बात कर रहे हैं, हम क्या बोलते हैं कि हमारा फार पॉइंट ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर हमारी आइज़ जो है वो हेल्दी आइज़ हैं तो कितनी दूर का ऑब्जेक्ट आप क्लियरली देख सकते हो। मैंने सिर्फ एक मेजर नहीं करा बट आई गेस 100 मीटर तक देख सकते हैं। इट इज़ इन्फिनिटी, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी आंखें जितना दूर तक देख पा रही है उतना लास्ट का, या तुम अपने मतलब छत से या अपनी बालकनी से देखते हो कि मेरे को सबसे लास्ट में क्या नज़र आ रहा है, इट शुड बी क्लियर, चाहे वो एक पेड़ हो या वो बिल्डिंग हो। ऑब्वियसली कोई रिटन लेटर्स तो आपको कहीं पे क्लियर नज़र आएंगे नहीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर होंगे, बट अगर एक डिस्टेंस पे कोई भी बिल्डिंग या एक कोई पेड़ आपको नज़र आ रहा है तो इट शुड बी क्लियर, मतलब हमारा जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है या फार पॉइंट है हमारी आइज़ का, दैट इज़ इन्फिनिटी। एंड व्हाट अबाउट द नियर पॉइंट, मतलब कम से कम कितने डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होना चाहिए कि आपको क्लियरली विजिबल हो, क्लियर, कोई ब्लर नहीं होना चाहिए फॉर हेल्दी आइज, आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्दी आइज, बताओ क्या, अच्छा खासा दूर है बस। अच्छा खासा दूर क्या होता है, यू आर मतलब यू आर गोइंग टू राइट दिस इन योर क्वेश्चन पेपर, अच्छा खासा दूर, नो नो यू दैट एक सेकंड बता दो मेरे को। सर्च करके मत बताना, खुद से बता दो प्लीज़। एक सेकंड मैम क्वेश्चन क्या था वापस बताना। नियर पॉइंट ऑफ आई नियर पॉइंट ऑफ आई मैम 0 पॉइंट मैम 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट अगर आपकी 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है, इट मीन्स इफ़ यू आर हैविंग अ हेल्दी आइज,
तो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली विजिबल होगा। अगर आप उससे पास लेके आते हो ऑब्जेक्ट को, मे बी वो ब्लर हो सकता है या मे बी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 25 इज द वो वाला पॉइंट जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियरली नज़र आते हैं। एंड हमारा जो फार पॉइंट है दैट इज इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो वो हमें क्लियरली नज़र आएगा। आगे बात समझ में? तो हम इसका अभी डायग्राम भी देख लेते हैं साथ ही में। तो बेसिकली हमारा जो माइक्रोस्कोप है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, वो हमारे इमेज फॉर्मेशन पे ही वर्क कर रहा है। कैसे? दिस इज आर कॉन्वेक्स लेंस, ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज फोकस F1, दिस इज फोकस F2, ओके। एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस। अब देखो हमने माइक्रोस्कोप क्योंकि बना रहे हैं तो ध्यान रखना ऑब्जेक्ट को हम फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे प्लेस करेंगे। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, तो टू ऑफ द रेज आर गोइंग, वन इज गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अनदर इज गोइंग पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। तो जो रेज हैं ये तो कहाँ से पास हो जाएगी आपकी फोकस से, ठीक, और ये है ये आपकी बिना किसी डेविएशन के पास हो जाएगी यहाँ पे। तो बेसिकली ये जो दोनों रेज है वो आगे कहीं जाकर मीट करेंगी एंड हियर यू विल गेट दी मैग्निफाइड, यू विल गेट दी मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट की जो है वो मैग्निफाइड इमेज मिलने वाली है। आगे बात समझ में? सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट ए बी एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट ए डैश and B dash. So this is the simple ray diagram for the, अच्छा रुको, रुको 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 रुको, वो मैं कंटिन्यूएशन में मैंने वो डायग्राम रॉन्ग बना दिया। ऑब्जेक्ट जब आपका फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखा होता है तो इसकी रेज कभी मीट नहीं करती हैं। ये लास्ट का 2 केस था ना, तो ये तो चली ही जाएंगी, हम इनको करेंगे बैक प्रेस। तो बैक प्रेस करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है उसी की एक मैग्नीफाइड इमेज हमें यहाँ पर मिलेगी। एंड नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास आप बोल लीजिए या सिंपल माइक्रोस्कोप आप बोल लीजिए, दोनों केसेस में हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलती है, क्योंकि जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज भी है और एक मैग्नीफाइड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस हमें ये मिल रहा है। यहाँ तो वो आगे मीट करेंगी नहीं क्योंकि, तो इसलिए हमने इनको बैक प्रेस किया है तो हमें यहाँ पे मिली। मतलब बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही है, मैंने अभी आपको सिर्फ यहाँ पे रफली बताया है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। समझ आ गई बात? और इसका जो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है दैट इज m इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाय एफ। ये हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्कोप के लिए, ये मैग्निफिकेशन जो है वो माइक्रोस्कोप के लिए है। यहाँ पे m है आपका मैग्निफिकेशन, f is the focal length, and d is least distance of distinct vision. लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब वही है कि 25 सेंटीमीटर, यानी कि हमें मिनिमम कितने डिस्टेंस तक क्लियर नज़र आता है। समझ आ गई बात? तो आप इसको एंड इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से। हमारी क्लास अभी कब तक है? ओनली 1 मिनट मोर, 3:17 पे स्टार्ट किया था। हम तो दूसरी लंबी 16 पे देख सकते 17 पे बस सर आने ही वाले हैं, मतलब आ गए हैं वो, मैं क्लास ले रही हूँ इसीलिए अभी वो वेट कर रहे हैं।
ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं सर को इन्फॉर्म कर देती हूँ, ठीक है। हाँ, यू टेक योर ब्रेक, है ना, मैं सर को भी बोल देती हूँ, यू आर कमिंग बैक इन 5 मिनट्स, ओके। सेंड योर होमवर्क इन ग्रुप प्लीज।